यूक्रेन को बड़े बड़े हथियारों की सप्लाई से तौबा कर लिया है। नाटो के 2 सदस्यों ने कहा यूक्रेन को वेपन्स नहीं दे सकते। आग के शोलों और बारूदी गोलों के बीच पोलैंड और फिनलैंड ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को डिस्कनेक्ट करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड का कहना है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के वेपन्स नहीं दे सकते। ये वही फिनलैंड है जिसने यूक्रेन पर रूसी अटैक के बाद नाटो में शामिल होने की अर्जी लगाई थी, क्योंकि उसे रूसी हमले का डर सताने लगा था। 2 दिन पहले तक ये भी कह रहा था कि यूक्रेन चाहे तो रूस के अंदर तक हमला कर सकता है। वहीं पोलैंड के डिप्टी सीएम ने भी यूक्रेन को जलीकट्टी सुना दी। पोलैंड के डिप्टी सीएम ने कहा कि 2 साल से जितनी मदद कर सकते थे कर ली, लेकिन अब यूक्रेन की मदद करने में असमर्थ हैं। मदद तभी हो सकती है जब पोलैंड के पास खुद की रक्षा के लिए हथियार आ जाएंगे। इस दौरान यूक्रेन लगातार लंबी दूरी के हथियारों की मांग कर रहा है। जेलेंस्की ने नाटो से फिर से कहा अब रूस से आर पार का वक्त है। यूएस मीडिया कहती है यूक्रेन के एटॉम मिसाइल देखकर रूस ने अपने फाइटर जेट्स की लोकेशन बदल ली है। वहीं अमेरिका अब भी यूक्रेन को लंबे दूरी के वेपन्स नहीं देगा। क्या दुनिया में चेर्नोबिल जैसा एक और न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है? रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन की मिसाइलें उसके न्यूक्लियर प्लांट में गिर सकती है। ग्लोबल लीडर्स के दौरे के बाद भी हालात संभले नहीं हैं। रूस के बॉर्डर एरिया में इन दिनों बारूद की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन की तरफ से धड़ाधड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों वॉर जोन को लेकर नए दावे करते हैं। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ के दौरे ने नई आशंकाओं को जन्म दिया। IAEA के चीफ ने कुर्स्क में बड़ी परमाणु त्रासदी के संकेत दे दिए। ये कह दिया कि कुर्स्क वाले न्यूक्लियर रिएक्टर की सिक्योरिटी किसी भी वक्त कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। चिंता की लकीरें इसलिए भी ज्यादा गहरी हो रही है क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑफेंसिव अटैक जारी है। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट कहती है कि कुर्स्क में यूक्रेन की सेना एडवांस पोजीशन पर पहुंच चुकी है और इसे आसानी से समझे तो करीब दिल्ली जितने बड़े रूसी इलाके को अपने कब्जे में ले रखा है। फिलहाल कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कंट्रोल है, लेकिन यूक्रेनी मिसाइल अगर प्लांट के सेंसिटिव एरिया पर गिर गई तो बड़ी तबाही मच सकती है। IAEA चीफ ने 2-3 बातें क्लियर कर दी है। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं है। अगर अटैक होता है तो न्यूक्लियर लीकेज का खतरा बढ़ जाएगा। रूस के मुताबिक उसने प्लांट से 5 किलोमीटर दूर यूक्रेन हमले को नाकाम किया है। IAEA चीफ का इसी तरह का दौरा जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर भी हुआ था। यूक्रेन के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिलहाल रूसी सेना का कंट्रोल है। 24 अप्रैल 1986 को तब सोवियत संघ के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ था। चौथा रिएक्टर में बड़ा विस्फोट हुआ था और हजारों लोग इस त्रासदी के शिकार हुए थे। अमेरिका चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर जोन को लेकर बड़ी आशंका जाहिर की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की रूस में घुसपैठ तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन की मिसाइलों का रुख रूस की सप्लाई लाइन को टारगेट कर रहा है। कल ही यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन आर्मी के ड्रोन्स अब रूस के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने लगे हैं। ये ड्रोन रूस के 5-6 राज्यों को टारगेटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं। ऐसे वक्त में यूक्रेन की रूसी घुसपैठ को ट्रंप ने चुनाव में भुनाने की कोशिश की। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को खूब कोसा, कहा कि अगर एक बार वो पावर में आ गए तो फिर 24 घंटे में युद्ध रोक देंगे और अगर जंग नहीं रुकी, यूक्रेन ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। Look at what's going on right now with Ukraine. They're surging into Russia. Okay? You're going to end up in World War III. And it's going to be a bad one. ट्रंप के इसी बयान पर मॉस्को से भी रिएक्शन आया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि घुसपैठ वाले इलाके में टेंशन चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ट्रंप का तीसरे विश्व युद्ध वाला बयान नई सिचुएशन के मुताबिक है। अमेरिकी लीडर की इस चिंता को समझा जा सकता है। महायुद्ध की आशंकाओं के बीच रूसी टॉर्नेडो और मिसाइल सिस्टम लगातार यूक्रेन आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी मिसाइल और गाइडेड बम को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये भी बताया कि अकेले कुर्स्क में 5 दिन में करीब 2000 यूक्रेनी सैनिक मार गिराए गए। रूस की तरफ से अब जेलेंस्की के होम टाउन को भी निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक क्रीवी इलाके में भी बमबारी हुई, जिसमें जान माल का नुकसान हुआ। मिडिल ईस्ट के लिए अगले 3 दिन बहुत भारी रहने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अरब वर्ल्ड को ईरान के संभावित हमले की टाइमिंग के बारे में जानकारी दी है। इजराइल के खिलाफ ईरान का इंतकाम कैसा होगा? क्या ऑल आउट वॉर होगी या फिर जंग का दायरा सीमित होगा? जब तक इन बातों पर चर्चा बढ़ती तब तक ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का नया बयान सामने आ गया। ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो शांति के पक्षधर हैं, लेकिन किसी को भी ईरान की संप्रभुता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। इस बीच लेबनान मीडिया ने दावा किया कि ईरान इजराइल पर 72 घंटे में हमला कर सकता है।
इस दौरान इजराइल ने ईरान के लिए एक और मैसेज भिजवाया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। खुद आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने फरकला इलाके में अटैक की थर्मल इमेज जारी की। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी इजराइल में बॉर्डर वाले इलाके का दौरा किया और हिजबुल्लाह से टक्कर लेने वाले जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने सच कहा कि ये कहानी का अंत नहीं है। कहानी का अंत तब होगा जब हम अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाएंगे। इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपना ऑपरेशन तेज किया। लगातार दूसरे दिन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के नाम पर अपने D9 बुलडोजर्स को दौड़ाया। कई बिल्डिंगों को मलबे में तब्दील कर दिया। कुछ इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। गाजा में हमास के खिलाफ भी इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि उसने हमास के 40 ठिकानों को बारूदी हमले से उड़ा दिया है। इजराइल जिस वक्त वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रहा तो उस वक्त हमास को भी हमले का मौका मिल गया। हमास के लड़ाकों ने साउथ इजराइल पर सरप्राइज रॉकेट अटैक कर दिया। तैयारी तो इजराइल की भी थी, इसलिए जैसे ही हमास ने हरकत की, गाजा में मौजूद ग्राउंड ट्रूप्स एक्टिव हो गए। राफा इलाके में हमास के ठिकानों पर गोलियां बरसा दी। इसमें उसामा जदल्ला नाम का वो कमांडर भी शामिल था जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमले में हिस्सा लिया था। इससे पहले सेंट्रल गाजा में हमास की बारूदी सुरंगों को आइडेंटिफाई किया गया और बाद में उसे डेटोनेट कर दिया गया। पता चला है कि सुरंग 3 किलोमीटर लंबी थी। जिस वक्त इजरायली फोर्स गाजा में ऑपरेशन चला रही थी, उसी दौरान बॉर्डर पर इजरायली नागरिक इकट्ठा थे और गाजा की तरफ भागते नजर आए। ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदारों को हमास ने किडनैप किया हुआ है। इनकी मांग है कि फौरन सीज फायर हो और हमास बंधकों को रिहा कर दे। 328 दिनों से गाजा में हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। हमास ने कहा है कि इजरायली हमले में आधे से ज्यादा गाजा नेस्तनाबूद हो चुका है। सिविल वॉर जैसे हालात झेल रहे पाकिस्तान में आर्थिक संकट और बढ़ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो शहबाज शरीफ के पास कर्मचारियों की सैलरी तक देने के पैसे नहीं बचे। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की तंगहाली की नई तस्वीर जिन्ना के मुल्क को डराने लगी है। सरकार कैसे चलेगी, कामकाज कैसे होगा, ये सोचकर शहबाज शरीफ की रातों की नींद उड़ी हुई है। इसीलिए एक बार फिर सरकारी खर्च में कटौती का चाबुक चला दिया। पाकिस्तान की कैबिनेट ने 6 मंत्रालय के 80 से ज्यादा विभागों पर कटौती की मिसाइल दागी है। विभागों की संख्या को 82 से घटाकर 40 की जाएगी। गैर जरूरी खर्चों पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसमें सरकारी दफ्तरों के अंदर साफ सफाई से जुड़े कामों को भी शामिल किया गया है। यानी शहबाज सरकार अब गंदगी के बीच अपने अफसरों और कर्मचारियों से काम करवाएगी, वहां पर साफ सफाई का काम नहीं होगा। जिन विभागों को खत्म किया जा रहा है, उनके कर्मचारियों को राज्य सरकारें और दूसरे संगठन एडजस्ट करेगी। प्लानिंग तो ऐसी है कि इसके अलावा सरकारी गाड़ियों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में कई लोग सरकारी नौकरियों की चाहत रखते हैं, लेकिन जब मौजूदा कर्मियों के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर नई नौकरी कैसे निकलेगी? यही वजह है कि पाकिस्तान की रिफॉर्म कमेटी ने सरकार को सरकारी भर्तियों पर रोक लगाने की सलाह दी है और खाली पड़े 1.5 लाख पद को भी खत्म किए जाएंगे। पाकिस्तान पर अरबों डॉलर का लोन है। बार बार पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज की मांग करता रहता है, लेकिन शरीफ है कि दिन में ही सपने देखते हैं और कहते हैं कि भारत को इकोनॉमी में पछाड़ देंगे। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार ने शेख हसीना का एक और फैसला पलट दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन से बैन हटाया। जमाते इस्लामी ने कहा भारत से स्थिर संबंध चाहते हैं। ये वही संगठन है जिसे शेख हसीना की सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन यूनिस सरकार ने कहा कि बांग्लादेश जमात इस्लामी के दहशतगर्दी से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले। इसी दौरान जमात इस्लामी के चीफ शफीकुल रहमान का बयान सामने आया, जिसमें उसने कहा कि उनकी पार्टी भारत से स्टेबल रिलेशन चाहती है, लेकिन दिल्ली को ढाका से उचित दूरी बनाकर रखनी होगी। इन सारी बातों के बीच यूनिस की लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुराने केस खोलने के बाद अब 2009 वाले शेख मुजिबुर रहमान फैमिली मेंबर्स सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला किया। इससे शेख हसीना के परिवार को मिलने वाले सारे स्टेट बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ ढाका के अदालत ने हसीना सरकार में रहे 8 मंत्रियों और 6 सांसदों के विदेश जाने पर रोक लगा दी। एंटी करप्शन कमीशन की अपील पर यह ऑर्डर जारी हुआ। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर जारी है। अब खालिदा जिया की पार्टी ने भी सरकार से तय सीमा के अंदर चुनाव कराने की मांग की है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।